नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं आशीष जी, जो विद्यार्थी परिषद से ताल्लुक़ रखते हैं और ये अ, मूल रूप से मानिकपुर के रहने वाले हैं और इनकी पैदाइश भी वहीं हुई है। बाकी जो कुछ छूटा है उनसे चर्चा के दौरान उनसे क्लियर हो जाएगा या वो बता देंगे। तो आशीष जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। आप अपना मतलब परिचय मैंने दे दिया है लगभग, लेकिन आप थोड़ा विस्तार से बताएं, आप कहाँ से हैं, आप मतलब अभी प्रेजेंट में किस संस्था के लिए क्या काम कर रहे हैं। मैं आशीष हूँ। मानिकपुर के चित्रकूट जिले के मानिकपुर का रहने वाला हूँ। मैं आदिवासी परिवार से बिलोंग करता हूँ। वहीं मेरा जन्म हुआ। जो यात्रा है, ये यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए 2015 से शुरू हुई थी। जी। मैं मानिकपुर में जब पढ़ रहा था तो भी विद्यार्थी परिषद संपर्क में आया, क्योंकि मैं आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मेरे समुदाय में उम्र से पहले या कलम से पहले बंदूकें थमा दी जाती थी। उस समुदाय से आता हूँ, तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज रहा कि मानिकपुर से निकल कर देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना और समाज में परिवर्तन आ सके, इसके लिए काम करना। प्रारंभिक शिक्षा के बाद फिर जो आगे की शिक्षा रही है वो आपकी कहाँ से हुई है। मैं इलाहाबाद में बीसीए किया और अभी डीएलएड तक की शिक्षा अपने पूरी की है मैंने भी। और इस शिक्षा के दौरान ही मेरा प्रयास रहा कि विद्यार्थी जीवन में ही समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करूं। इस उद्देश्य के साथ मैंने विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया है। लगभग कितने वर्ष आपको हो गए हैं विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए अभी, और मौजूदा वर्तमान समय में कहें तो किस पद पर है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कानपुर प्रांत का प्रांत सह मंत्री हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। मुझे लगभग 6 वर्ष बीत चुके हैं मुझे विद्यार्थी परिषद संपर्क में आए। और पूर्व में नगर मंत्री, तहसील संयोजक, प्रांत सह कार्यालय मंत्री, प्रांत का जनजातीय संयोजक आदि दायित्वों का निर्वहन करने का ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। जो मेरा प्रमुख काम रहा है, जो मुझे बहुत पसंद जो काम आया, मुझे प्रांत का जनजातीय संयोजक जब बनाया गया तो मुझे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि मुझे उन लोगों के लिए काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है जिन लोगों ने कभी स्कूल का मुँह नहीं देखा है, जो आज भी किताबों से बहुत दूर हैं, जो आज भी समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर है। तो मुझे उनके लिए काम करने का अवसर मिला। उस कार्यकाल के बीच में आदिवासी बस्तियों में जाता था, उनकी शिक्षा के लिए उनका अवेयरनेस कैंपेन चलाया कि शिक्षा से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो सके। उसके नाते हमने चित्रकूट जिले में और ललितपुर जिले में ऐसे अभियान चलाए। उन लोगों को चिन्हित किया जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब है या जिनको बेसिक समस्याएं हैं या जिनको किसी बीमारी के कारण उनका जीवन खतरे में है। तो ऐसे बहुत अभियान हम लोगों ने लिए जिसके माध्यम से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों ने काम किया। अभी वर्तमान समय में ऐसे क्या काम है जो विद्यार्थियों के लिए आप कर रहे हैं, जैसे आपने जनजातियों का जिक्र किया, अभी वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में चल रहा है कि अभी कोविड से हम लोग गुजरे हैं और उसकी 3rd फेज़ आने वाली है। हम सब जानते हैं कोविड एक ऐसी परिस्थिति रही है कि जिसमें लोग भय से जीवन जी रहे थे। इन कठिन परिस्थितियों में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता आज समाज के लिए, राष्ट्र के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और हम लोगों ने गाँवों में परिषद की पाठशाला के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। कैंप्सों में हम लोग अभी तमाम प्रकार के कार्यक्रम ले रहे हैं। एग्रीकल्चर जो छात्र हैं उनके बीच जाकर नेचुरल फार्मिंग में कैसे काम हो सके, जो मेडिकल के छात्र हैं तो मेडिकल फील्ड में कैसे बेहतर काम हो सके। शोध के छात्रों में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शोध के छात्र मात्र किताबें न पढ़ें, वर्तमान स्थिति में क्या दो देशों के बीच के संबंध हैं उन सोच पर बात भी करें, विषय भी लिखे और लेख भी लिखने का काम करें। ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। और अभी विद्यार्थी परिषद जैसे कहें कि जैसे जो छात्र जीवन में जैसे ही प्रवेश करते हैं, युवा छात्र जीवन में जैसे प्रवेश करते हैं, तो कई लोगों को नहीं पता होता है कि इस प्रकार के कोई विद्यार्थी परिषद चलते हैं। तो जैसे उन्हें खोजना हो, वो किस हिसाब से आप लोगों से जुड़ सकते हैं, कैसे हिस्सा बन सकते हैं, कैसे आप सबसे सीख सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थी परिषद समाज में या कैंप्सों में या गाँव में ऐसे बहुत से प्रकार के अभियान लेता है जिसके माध्यम से वहाँ तक जाना होता है। मैं बताऊँ आपको कि विद्यार्थी परिषद का एक अभियान होता है सामाजिक अनुभूति, गाँव चले हम गाँव की ओर। तो उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि कॉलेज कैंपस से पढ़ने वाला जो अच्छा छात्र है, विद्वान छात्र है, उससे प्रयास करते हैं कि आप गांव जाइए, गांव में कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, और वहां पर अच्छे छात्रों को चुनते भी हैं, चिन्हित करते हैं और उसकी बेहतर शिक्षा कैसे उसको प्राप्त हो सकती है, उसको कॉलेज कैंपस में कैसे एडमिशन प्राप्त हो सकता है, उसमें हम सहयोग करते हैं। और ऐसे उत्कृष्ट छात्रों को, चुनिंदा जो छात्र होते हैं उनको एडमिशन दिलाने का काम करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। हम सब जानते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड का जो छात्र है वो शरीर से मजबूत है,
ऊर्जा से मजबूत है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म, कोई खेल के क्षेत्र में आज अच्छा कर रहा है तो उसको प्लेटफॉर्म देने का काम विद्यार्थी परिषद खेल आयाम के माध्यम से कर रहा है। कोई पढ़ाने में अच्छा है तो उसको परिषद के पाठशाला के माध्यम से उसको काम दे रहे हैं। विद्यार्थी परिषद तो एक यात्रा है, एक संघर्ष यात्रा है, एक प्लेटफॉर्म है जो विद्यार्थी परिषद, जो विद्यार्थियों के अंदर जो भी महत्वपूर्ण गुण हैं, जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उस क्वालिटीज़ को निखारने का काम विद्यार्थी परिषद कर रहा है। और ऐसे तमाम अभियानों के माध्यम से हम छात्रों को प्लेटफॉर्म मौके देते हैं। इसमें हमारे, आप देखते होंगे विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम को देखिए आप, तो उसमें विद्यार्थी परिषद में जो भी मैनेजमेंट करने वाला छात्र व्यक्ति होगा वो भी एक छात्र है। उस मंच में जो भाषण करने वाला छात्र भी है, छात्रों का जो भाषण करता होगा वो भी एक छात्र है। जो भी सारी भूमिका है उस कार्यक्रम को स्वरूप रखने से लेकर उसको अंतिम स्वरूप देने तक, उसको सफल बनाने तक में आप सारी भूमिकाओं में हमको आप विद्यार्थी देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों का कैसे डेवलपमेंट हो सके, कैसे उसका स्किल डेवलपमेंट हो सके, उसका विद्यार्थी परिषद पूरा प्रयास करता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि कल युवा दिवस है, और मतलब स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है, और हमें पता चला है कि आप लोग कल कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं, कल क्या ऐसा कुछ खास होने वाला है? देखिए, हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी इतनी कम उम्र में जिस प्रकार से भारत की संस्कृति का, भारत की विराट संस्कृति को विश्व भर में जो परचम लहराने का काम किया है, वाकई में गौरवशाली है। और हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है कि भारत की इतनी विराट संस्कृति को जो प्लेटफॉर्म मिला है, हम लोग ने, विद्यार्थी परिषद ने भी स्थापना काल से ही स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श माना है, उनके बताए हुए पथ चिन्हों पर चलने का काम कर रहा है। अभी कल 12 जनवरी है, 12 जनवरी को स्थापना काल से ही हम लोग ने युवा दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। कल भी पूरा प्रांत, हमारा कानपुर प्रांत अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम रखने का काम किया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम लोग योजना बनी हुई है, जैसे कि कल कई जगहों पर, कई विश्वविद्यालयों पर, कई कॉलेज कैंपस में, कई नगर इकाइयों में भी हम लोग माल्यार्पण करने, जो स्वामी जी का चित्र मूर्ति है वहाँ पर माल्यार्पण करने का काम कर रहे हैं। ऑनलाइन वेबिनार लॉन्च कर रहे हैं, उसमें वेबिनार में उस संबंधी बातचीत होगी, स्वामी जी से संबंधित बातचीत हम लोग करने वाले हैं। संगोष्ठियों को भी, कोविड अभी आ चुका है तो कोविड में 40 लोग की गाइडलाइन आ चुकी है, तो 40 लोग की छोटे छोटे संगोष्ठियों का आयोजन भी हम लोग करने जा रहे हैं। कुछ नई परिषद की पाठशाला, जैसे कि अभी कोविड आ गया है तो ऐसे बच्चे, गांव के बच्चे जो आज भी स्कूल से दूर हैं, उनको शिक्षा से जोड़ने का काम भी कल हम लोग लेने वाले हैं। ऐसे तमाम प्रकार के हम लोग आयोजन भी करने वाले हैं। जैसे कहें कि जैसे युवा हैं वो डिजिटल दौर है, और बाकी फ़ोन की स्क्रीन हो या लैपटॉप की स्क्रीन हो, इसमें अधिकतर समय बिता रहा है, तो स्वामी विवेकानंद की वो कौन से विचार होंगे जिनको लेके उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, स्वामी जी ने एक बात बोली थी कि आप एक विचार ले लीजिए, उस विचार में, इस विचार को अपने शरीर में, शरीर के एक अंग में उसको डुबो दीजिए, उस विचार को जिए आप, उस विचार के सपने आपको आना चाहिए, बाकी सारे विचार किनारे कर दीजिए। विद्यार्थी परिषद यही प्रयास करता है कि आपके अंदर जो भी एक क्वालिटीज़ है, उस क्वालिटीज़ को आप उसको एक डायरेक्शन दीजिए, उसको ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। उनके बताए हुए, अगर पच्चीस की बात करूं मैं, स्वामी जी ने ही बताया कि आप एक चीज़ तय कर लीजिए, उसमें आप सफलता मिल जाएगी, और जैसा आप महसूस, जो आप सोचेंगे वही आप बन जाओगे। अगर आप अपने आप को कमज़ोर सोचोगे तो कमज़ोर महसूस करोगे, अगर आप अपने आप को मजबूत सोचोगे तो आप ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। जी, जैसे ये प्रश्न बनता तो नहीं है, लेकिन आप सब युवा हैं, अखिल विद्यार्थी परिषद में अधिकतर युवा ही हैं सभी लोग। एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है देश में, तो क्या मतलब जो सरकारी उन्हें नौकरी मिलेगी तभी वो रोजगार होंगे, इस सापेक्ष में मतलब आप और क्या कहेंगे लोगों से कि वो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, अपना कुछ खास कुछ कर सकते हैं उसमें? देखिए, अगर ये मैं कहूँ, एक प्रकार का षड्यंत्र भी कह सकता हूँ इसको मैं, कुछ लोगों ने हमारे दिमाग में षड्यंत्र सेट कर दिया है, माइंडसेट तय कर दिया है कि सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार है। क्या नौकर बनना ही रोजगार है क्या? ये तो समाज भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। समाज है, पर आज आपको उदाहरण देखने को मिल रहे होंगे, लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म में लोग ऐसे बहुत उदाहरण मिल रहे हैं। जैसे आपने भी MBA चाय वाला सुने होगा, तो क्या चाय बेचने वाला विद्यार्थी क्या रोजगार से सज्जित नहीं है क्या? मेरा मानना ऐसा है कि विद्यार्थी परिषद या देश के किसी भी युवा को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। आपको रोजगार को पैदा करना पड़ेगा। आप छोटा सा कोई ठेला भी चलाते हैं, अगर 4 लोग उससे जुड़े हुए हैं तो आप वो भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अभी आप मार्केट में जाते हैं, देखते होंगे कि अवध फूड्स के बहुत से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, वैसे बहुत से ऐसे युवा देखने को मिलते हैं कि फ्रेंचाइज चला रहे हैं, जलपान करा रहे हैं, और उसको बढ़िया प्लेटफॉर्म दे के चला रहे हैं। उसको आप कोई भी काम करें, उसको बेहतर तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि हर परिवार किसी न किसी माध्यम से जुड़ जाएगा और उसको रोजगार प्राप्त होगा। अभी आप देखे भी होंगे कि कई जिलों में सरकार भी योजना चलाती रहती है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चला। तो जो भी बेसिक, जो भी जिस जिले में जिस जगह पर जो भी प्राकृतिक संपदा उपलब्ध है उससे क्या रोजगार हो सकता था, तो लोगों ने उसको भी किया है। मैं चित्रकूट से बिलोंग करता हूँ। चित्रकूट में देखता हूँ कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, पर उसको उसके अंदर हाथ में इतनी कलाकृति है, वो खिलौने बनाने का काम करता है। चित्रकूट में पाए जाने वाली जो लकड़ी है उससे बेहतर खिलौने बना रहा है, और उसके खिलौने पूरे देश भर में विदेश भर में आज ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं और उसको घरों में सजा रहे हैं। तो रोजगार, मेरा मानना है कि हमको क्रिएट करना पड़ेगा, हमको रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा, और बहुत से युवा ऐसे हैं जो आज कर भी रहे हैं। मौजूदा स्थिति में क्या है, अधिकतर लोग सरकार को टारगेट करते हैं रोजगार को लेके, तो वो कितना सही है? देखिए, सरकार को बहुत सी चीज़ें जो सरकार से ही आती हैं, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको स्वयं तैयार करनी पड़ेगी। हमारा जो पुरुषार्थ है, हमने कहा ना, स्वामी जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप एक विचार ले लो, आपको काम करना है तो आप काम कर जाएंगे ना। आप अगर सोचोगे कि नहीं नहीं वही ला कर दे वो तब मैं खाना खाऊंगा, वो ला कर नौकरी दे तब मैं नौकरी करूंगा, तो दूर से संभव नहीं ना। हमको स्वयं तैयार होना पड़ेगा। हम शिक्षा स्वयं का हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, समाज के लिए पढ़ रहे हैं। जो भी हम जैसा पढ़ रहे हैं उस प्रकार पे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और चीज़ें हैं कि बदलाव आएगी। युवाओं को और ख़ास तौर पे और क्या ऐसा संदेश है जो आप देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ें? देखिए, स्वामी जी ने इस देश की संस्कृति को लेकर लगातार अपना स्टैंड क्लियर रखा है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप कहीं भी रहिए, पर आपके लिए देश प्रथम होना चाहिए। आप जिस संस्कृति से आते हैं उस संस्कृति को आपको आत्मसात करना पड़ेगा। आप जो भौतिक चमक है उस चमक से दूर जाकर आपको जो विरासत मिला है, आपकी जो संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति क्या थी। आज आप सुनते हैं कि जैसे वहाँ की छेड़खानी हो गई, कुछ हो गया। हमारी संस्कृति क्या है कि गांव में रहने वाली बेटी भी हमारी बेटी है, हमारी बहन है। हम इस विचार को लेकर जीने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं युवाओं से भी आग्रह करता हूँ कि आप वेद की ओर लौटिए, आप अपने जो आपकी संस्कृति है, संस्कार है, उनको सीखिए। जो हमें विरासत मिला है हमको उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है, ना कि जो पाश्चात्य सभ्यता से जो मिल रहा है उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। ये बात आपने सही कही। इसका एक मुख्य रूप से एक बहुत बड़ा कारण, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, समाज है, दूसरा परिवार होता है। अब मैं बात तो रखूँ कि ना रखूँ, लेकिन थोड़े संक्षेप में मैं रखना चाहता हूँ। अधिकतर चाहे वो बीजेपी से जुड़ा हुआ हो या संस्कृति की जो बात करता हो, वो बात करेगा, लेकिन अपने उनके खुद के बच्चे एक ईसाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। जैसे कुमार विश्वास ने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हमारे बच्चे को संस्कृति ये नहीं पता कि कल्चर को संस्कृति कहते हैं हिंदी में। उन्होंने ये चीज़ मानी है। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, मतलब कि कहेंगे कुछ और करवा कुछ और ही रहे हैं? देखिए, ये जो आप अपना सवाल किया है, इससे जुड़ता सवाल एक और होता है कि भगत सिंह पैदा हों पर हमारे घर में नहीं, किसी और घर से पैदा हों। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को जो भारतीय संस्कार है उसको नहीं देंगे, पर वो संस्कार समाज में दिखने चाहिए। तो इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी पड़ेगी। जो भी समाज में रहने वाले व्यक्ति, मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि आप अपनी संस्कृति को पहचानिए। जब आप उसका सम्मान करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे कहा है कि भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु है ऑलरेडी, वो बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप पास जो चीज़ें हैं, जो भी आपकी संस्कृति है, जो भी आपके कल्चर रहा भारत का, क्योंकि हम लोग विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम लोग यही हमारे पास है, उसको हमें सीखना है, वही आगे पहुंचाना है। तो भारत तो वैसे विश्वगुरु है जी। जैसे आपने परिचय में बताया था, आप आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो एक जैसे एक सफल परिवार है, तो उसे चाहे वो संस्कृति से संबंधित रहा हो, चाहे धर्म से संबंधित, उसे सीखने में आसानी होती, क्योंकि उसके घर में एक ऐसा माहौल होता है, ठीक है। उपनिषद रखे हुए होते हैं, महाभारत या कई ऐसे पौराणिक किताबें रखी होती हैं उनके पास, वो सीख सकते हैं। पर लेकिन कई लोग जैसे उतना सफल नहीं हैं, एक कहें कि मजदूरी वर्ग में है, तो उन लोगों को कैसे, मतलब इन चीज़ों की ओर लौटें, उन्हें कैसे, घर में कोई शिक्षित भी नहीं है, वो कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, मुझे लगता है कि जो पढ़ा लिखा समाज है, और जैसे हम कहते हैं आदिवासी समुदाय जो जंगल में रहता है, तो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा समुदाय, उससे ज़्यादा आदिवासी समुदाय अपने संस्कृति को पहचानता है और उस पर जीवन जीने का काम कर रहा है। आप देखते होंगे कि आप आदिवासी समुदाय के बीच जाइए, उनके बीच आज भी उनके जो गीत गाए जाते हैं, उनके जो संस्कृति है, वो आज भी उनको देखने को मिल जाएगी, पर शहरों में नहीं मिलेगी। पहले क्या स्थिति थी कि जब आप गाँव में जाएंगे,
आदिवासी बस्तियों में जाएंगे तो किसी घर की बहन में किसी की बेटी की शादी हो रही होगी तो पूरा परिवार चाहे 1 किलो आटा दे रहा होगा, सहयोग कर रहा होगा। होता है। अगर बारात आई होगी तो उसको भोजन परोसने का काम कर रहा होगा। बस आज बाजार में, शहरों में नहीं देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को, अपने जो रीति रिवाज हैं उनको संजोने का काम तो मुख्य रूप से आदिवासियों ने किया है। तो मुझे लगता है कि आदिवासी ज़्यादा भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, पर धीरे धीरे समाज के लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उसमें अनुपात भी कर रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं। ये बात आपने सही कही कि मैंने भी देखा है, बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में घूमते रहते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है तो जो इनवाइट करता है हम लोग जाते हैं, उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसे कहा जाए तो एक में सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है कि जो संस्कृति या सभ्यता से हटाने का एक उन्होंने भी कोशिश की है। जैसे आदिवासी समुदाय जंगलों में रहते थे, वो लोग अपनी उनको एक विकास के नाम पे, मतलब उनको आगे बढ़ाने के नाम पे वो भी तो पीछे फिर हटते जा रहे हैं। नहीं, अपना प्रश्न दोबारा। मैं प्रश्न कहने का मतलब ये है कि सरकार एक ऐसा भी रोल निभा रही है कि वो भी एक संस्कृति से या सभ्यता से दूर करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो जंगलों में रह रहे थे, अपनी सभ्यता के साथ रह रहे थे, और उनको कह रहे हैं कि आप आइए, हम आपको नौकरियां देंगे, आपको हम रोजगार देंगे, नया शहर में मकान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक हमारे मित्र हैं जिनसे हमारी चर्चा होती है, तो कहने का वो भी फिर एक संस्कृति से फिर दूर होते जा रहे हैं। देखिए, जैसे अभी हम लोग फ़ोन चलाते हैं, जी जी, तो फ़ोन सबके पास है। स्मार्टफोन कहते हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं। क्या समय के अनुसार आप अगर स्मार्टफोन रख रहे हैं तो आपको स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। आज की ज़रूरत है। क्या जंगल में रहने वाले विद्यार्थी नहीं जानना चाहिए क्या उसको नासा कैसे डेवलपमेंट कर रहा है? बिल्कुल जानना चाहिए। इसरो कैसे आगे बढ़ रहा है, उसका भी तो योगदान हो सकता है। इसलिए उसको भी शहर में आने के पढ़ने की जरूरत है। पर मैंने पहले ही बोला कि आपकी संस्कृति क्या है, आपकी जो यात्रा समाज की क्या थी, देश की यात्रा क्या है, उसको आपको बचा के रखना पड़ेगा, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैंने कहा पाश्चात्य सब जो चीज़ें हैं उसमें उसकी चमक में आप फंस मत जाइए। आपको अंतर करना पड़ेगा, क्या बढ़िया है और क्या खराब है, समाज किससे आगे बढ़ेगा और किससे पीछे हटेगा। अभी इतिहास को पन्नों को अगर खोलेंगे तो हम देखते हैं कि जो दूसरे कमज़ोर देश पर आक्रमण किया, लूट किया, महिलाओं पर हाथ डाला, उसको महान बताया गया। स्वामी जी के जब विदेश यात्रा में थे उनसे भी कहा कि आपका देश महान कैसे हो सकता है, आपने किसी पे जीत हासिल नहीं की, किसी पे आक्रमण नहीं किया। तो स्वामी जी ने भी यही कहा कि हमारे देश ने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमने किसी को लूटा नहीं, हमने नारी को देवी का स्वरूप दिया है, इसलिए मैं महान हूँ, इसलिए मेरी संस्कृति महान है, इसलिए मेरा भारत महान है। हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अंत में परिणाम ये निकलता है कि आपका कहने का मतलब यही है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन जो हमारा इतिहास है या जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उसको नहीं भूलना है। हाँ। और अंत में आप कुछ जो कल विशेष रूप से और कुछ इसके बारे में जानकारी देना चाहें, कल जो आप सबका कार्यक्रम है, कल विद्यार्थी परिषद का, क्योंकि अब कार्यक्रम अंतिम क्षण पर ही है। मैं बताना चाहूँगा, पहले तो मैं इस भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक विद्यार्थी को आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं इनको बधाई, शुभकामनाएं, संदेश देता हूं और आग्रह करता हूं कि स्वामी जी के बताए पद चिन्हों पर आप भी आगे बढ़े, उनके बताए विचारों को आत्मसात करिए। 100% आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। और जो रही बात कल विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालयों में संगोष्ठियों का आयोजन करने वाली है। स्वामी जी के चरित्र को बताने का काम हम लोग करने वाले हैं, उनके जो व्याख्यान रहे उनको बताने का काम करने वाले हैं। और ऑनलाइन भी, क्योंकि कोविड आ गया तो ऑनलाइन भी बहुत से कार्यक्रम करने वाले हैं। छात्राओं के बीच में रंगोली का आयोजन भी करने वाले हैं। ऐसे तमाम प्रकार के कार्यक्रम हम लोग रखे हुए हैं जो कल पूरे प्रांत में या कहूँ पूरे देश भर में लोग इसको मनाने वाले हैं। ये विद्यार्थी परिषद कुछ ऐसा स्वरूप है, क्योंकि कोविड भी आ गया तो स्वरूप हमने अपना स्वरूप थोड़ा छोटा किया है, कम संख्या में किया है। और अन्यथा की दृष्टि में हम लोग लगातार हजारों की संख्या में संगोष्ठियाँ होती हैं, रैली निकलती हैं, तो ऐसे तमाम लोग कार्यक्रम बनते रहते हैं और उस प्रकार से हम लोग काम करते रहते हैं। वैसे अंतिम चर्चा खत्म करने से पहले हम एक सवाल और जोड़ना चाहेंगे। हालांकि ये चर्चा का एक हिस्सा तो नहीं है, मौजूदा समय में चुनाव का दौर है उत्तर प्रदेश में के साथ, और 4 राज्यों में चुनाव हैं, और युवाओं को के साथ क्या होता है कि बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि वो क्या करें, कैसे डिसीजन लें। तो आप कोशिश करिए थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए कि उन्हें आगे के अपने जीवन के निर्णय, या सरकार को चुनना हो या दूसरे जीवन के दूसरे कोई चुनाव हो, वो उनको कैसे करें। देखिए, अभी पूरे देश भर में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव एक पर्व है। अब मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं जो भी 18+ हैं, इस पर्व में हर्ष और उल्लास से शामिल होना चाहिए। हमको देखना पड़ेगा कौन देश के लिए अच्छा है और कौन देश विरोधी बातें करता है। हमको 2 में से एक चुनना पड़ेगा।
हमको ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम देश के साथ हैं या देश विरोधी ताकतों के साथ हैं। और इसी आधार पे हर देश का प्रत्येक विद्यार्थी हो चाहे युवा हो, इसी आधार पे वोट करने वाला है। और मैं आग्रह भी करता हूं कि देश के साथ खड़े होइए। सारी चीज़ों से पहले देश प्रथम होना चाहिए। और हम लोग कहते हैं कि शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए। तो वतन जब आगे बढ़ेगा, देश आपका मजबूत होगा, उसको सही नेतृत्व मिलेगा, तो सबका विकास होगा। तो देश, जो भी वोटर्स है, देश को प्रथम रखते हुए, देश की मजबूती को प्रथम रखते हुए वोट करेगा। और जो भी सरकार बनेगी वो देश का विकास करेगी, समाज का विकास करके प्रदेश का विकास करेगी। तो चर्चा अंतिम समय पे ही है, उसको हम ख़त्म करने वाले हैं। जैसे आशीष जी ने सब बताया, अपना परिचय बताया, बाकी कल की रणनीतियाँ बताई, सारी चीज़ें। तो अब हम विदा लेते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।